नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, क्या ये गरीबों के लिए है या नहीं है। मतलब जिनकी आय थोड़ी सी कम है, जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है, मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है, किसी की 25,000 है, 30,000 रुपये है। अगर वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो क्या ये पॉलिसी उनके लिए कारगर है या नहीं, और वो लोग इन पॉलिसीज़ का सुख नहीं ले सकते। तो बात करेंगे इसी के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक हमारे क्लाइंट का एक्सीडेंट हुआ। एक हमारे क्लाइंट हैं, उन्होंने पॉलिसी ली हुई थी और उनकी जो इनकम है महीने की, जो उनकी सैलरी है, वो 70,000 रुपये की उनकी सैलरी है। जो पॉलिसी थी वो उनकी कंपनी ने उनके लिए करवाई थी। तो इंडिविजुअल पॉलिसी सबको कंपनी ने ऑफ़र कर रखी थी। तो 70,000 रुपये की सैलरी थी उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट होने के बाद गुड़गांव के एक नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी की जो लिमिट थी वो समय शॉर्ट की, तो वो 3 लाख रुपये के आसपास थी। 3 लाख रुपये उसमें क्लेम ले सकते थे, और 30,000 का बोनस था, और 3-30 का क्लेम उसमें ले सकते थे। हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद सीधा उनसे हॉस्पिटल ने बोला कि भाई 50,000 रुपये जमा करो आप। उन्होंने बताया कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसके बाद भी उन्होंने बोला नहीं भाई, सीधा 50,000 जमा करो, उसके बाद ही हम इनको एडमिट करेंगे। अब मजबूरी थी, क्योंकि करना था, तो उन्होंने कर दिया। अब 50,000 रुपये जमा करें, लेकिन उस व्यक्ति के पास 50,000 की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने आपस में बात की, उनके साथ के लोगों ने बात की, तो फिर कंपनी ने डिसाइड किया, भाई कंपनी ने ही वो 50,000 रुपये उनको दिए, और वो उसके बिहाफ पर कंपनी ने सबमिट किए हॉस्पिटल में। 50,000 देने के बाद उसको एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद पॉलिसी से क्लेम डाला गया, और शाम तक क्लेम भी उनका अप्रूव होके आ गया। लेकिन शाम होते होते हॉस्पिटल ने उनसे 1,20,000 रुपये और जमा करने की बात की। तो मतलब टोटल 1,70,000 रुपये वहाँ पर जमा हो गए। ये टोटल पैसा जो उनकी कंपनी थी, मतलब कंपनी की कोई दायित्व नहीं है, कंपनी चाहे तो कर सकती है, कंपनी ना चाहे तो ना करे। पूरे तरीके से ये जो पैसा होता है वो आपको ही देना होता है। जो आप इंडिविजुअल हैं तो आपको ही देना होता है। कंपनी ने इंश्योरेंस आपके लिए करा दी है, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार पैसा आपको ही देना होता है, कंपनी आपके बिहाफ पर पैसा नहीं देती। तो उन्होंने 170 जमा करा दिया, उनका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद फाइनल अप्रूवल के लिए बिल को भेजा। टोटल जो उन्होंने बिल बताए थे वो लगभग 1.5 लाख के आसपास बताए थे पहले, और लगभग 1.25 लाख रुपये के आसपास का बिल भी वहाँ पर अप्रूव हो चुका था। लेकिन जब फाइनल बिल हुआ, तो फाइनल बिल उन्होंने बताया 3,19,000, और कंपनी ने उसमें अप्रूव किया 2,93,000। तो लगभग 26,000 रुपये उस व्यक्ति को अपनी जेब से देने थे, जिसने वो इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ 3 कारण ऐसे इस कहानी के बिहाफ पे कि भाई ये पॉलिसी जो होती है गरीबों के लिए नहीं होती है, या ऐसे व्यक्ति जिनकी सैलरी थोड़ी सी कम है, जिनकी सैलरी 25,000 है, 30,000 है, 20,000 है, उनके लिए पॉलिसीज नहीं होती है वाली। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस पेमेंट की। सबसे पहला जो कारण है वो है एडवांस पेमेंट। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर एडवांस पेमेंट मांगी गई 50,000 रुपये। एक व्यक्ति जो दिल्ली में आकर रह रहा है, रेंट पर भी रह रहा, हो सकता है रेंट पर ना रह रहा हो, अपना घर हो, लेकिन बाहर से आकर रह रहा है, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, उसकी सैलरी है 25,000 रुपये। तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल है आज के समय में, क्योंकि फैमिली है, मदर फादर है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं। तो ऐसे समय में 30,000 35,000 रुपये कुछ भी नहीं है। महीना ख़त्म होते होते वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर इंश्योरेंस कराते हैं, तो बात करते हैं एडवांस पेमेंट की, तो क्या एडवांस पेमेंट वो दे पाते हैं? इन्होंने मांगा 50,000 जमा करना है, इन्होंने मांगा 25,000 जमा करना है। कई हॉस्पिटल 15,000 में मान जाते हैं, कई 20 में मान जाते हैं, कोई 25 मांगते हैं। तो अगर आपके पास 50,000 का बजट है, या 1 लाख रुपए है, या 25,000 30,000 रुपये है, तो आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो कम से कम आप एडमिट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो पैसे नहीं है, तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। आपको कुछ और देखना पड़ेगा, या फिर आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई मैं अगर एडमिट होता हूँ तो मुझे इतना व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। मेरा दूसरा जो कारण है वो है हॉस्पिटल में लगने वाले नॉन मेडिकल चार्जेस। जब भी आप, जैसे मैंने बताया कि 2,93 कंपनी ने पास किए और 3,19 का बिल था, तो मतलब 26,000 रुपये नॉन मेडिकल के लगाए। नॉन मेडिकल क्या था, उसमें एडमिशन चार्जेस, डाइटिशियन के चार्जेस,
डाइटिशियन के चार्जेस, डाइटिशियन वो होता है जो आपको बताता है आके कि आपको प्रोटीन किन चीज़ों से मिलेगा, आपको ये खाने से ये मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, ये फलाना वलाना, मतलब ये चीज़ आपको बताता है। उस डाइटिशियन के विजिट के लिए हॉस्पिटल आपसे चार्ज करता है 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ पर विजिट। तो ये सिर्फ उस डाइटिशियन के चार्जेस होते हैं और ये आपके नॉन मेडिकल में आते हैं। उसके अलावा कई चार्जेस और होते हैं जो नॉन मेडिकल में आते हैं, और ये नॉन मेडिकल आपको पे करने होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करा भी ली, वैसे तो जिसकी सैलरी कम है, कंपनी ने कोई ऑफ़र कर दिया तो ठीक है, कंपनी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी तो ठीक है। लेकिन अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कराई, आप अपने खर्चे से पॉलिसी करा रहे हैं, तो पहले तो आप पैसा दे रहे हैं। 30,000 वाला आदमी आराम से पॉलिसी नहीं कराता, उसको लगता है भाई ये तो मेरे लिए, वैसे मेरी सैलरी कम है, ये मेरे लिए पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर वो करा भी लेता है तो एडमिट होने पर, और मैं सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से, भाई एक्सीडेंट तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको एडमिट होना ही है, वैसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। लेकिन कई बार आप बुखार के लिए एडमिट हो जाते हैं, आपको खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, खांसी की वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से या 3 दिन से या 4 दिन से, आप एडमिट हो गए, डॉक्टर आप हॉस्पिटल जाओगे, आपको हॉस्पिटल एडमिट कर लेगा। मैक्सिमम केसेस में आपको एडमिट कर लेगा, वो आपका ट्रीटमेंट ओपीडी में नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी जांच करेगा, एडमिट कर लेगा। इनको एडमिट करना पड़ेगा, ज़रूरत है नहीं है, वो आपको एडमिट कर लेंगे और 2-3 दिन आपको रखते हैं। अब उन केसेस में जो नॉन मेडिकल चार्जेस होते हैं, अगर मान लीजिए आपका 1 लाख रुपये का बिल है, तो पॉसिबल ऐसा है कि वो 20,000, 15,000, 18,000, 25,000 तक आपके नॉन मेडिकल चार्जेस आ सकते हैं, जो कि मतलब हॉस्पिटल की तरफ से लगाए हुए फालतू चार्जेस होते हैं। अगर चाहे तो इनको इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटलों ने क्या आजकल धंधा बना रखा है, वो हॉस्पिटल नहीं, वो होटल है, वो 5 स्टार होटल बन चुके हैं। तो वहाँ आपको ये चार्जेस पे करने होते हैं और हॉस्पिटल की मनमानी है कि आपको वो पे ही करने हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप पे करते हैं, मतलब मान लीजिए अगर कंपनी आपका अप्रूव कर भी देती है और 25 से 30,000 रुपये आपको चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, तो क्या आप उस समय पे कर पाएंगे? क्या आपके पास उतना बजट होगा? क्या उतना बैकग्राउंड आपका मौजूद है कि उतना पैसा आप तुरंत अरेंज कर सकें? भाई 25 से, इस केस में तो वो 20,000 रुपये अरेंज नहीं कर पाए। जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, वो 20,000 रुपये, 26,000 रुपये जो नॉन मेडिकल थे वो अरेंज नहीं कर पाए। कंपनी ने ही बाद में पे किया, लेकिन हर जगह कंपनी पे नहीं करेगी, आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ये कारण है। दूसरा कारण मेरा तो ये था कि जो नॉन मेडिकल चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई लगा रखे हैं आजकल। सभी हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, नॉन मेडिकल चार्जेस 1 लाख के, 2 लाख के बिल में 25-25, 30,000 रुपये जो कि फालतू का चार्जेस हैं, जो कि बहुत कम हो सकते हैं। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनियां भी पे नहीं करती इनको, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि ये जो नॉन मेडिकल चार्जेस हैं ये हॉस्पिटल की तरफ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं, बहुत फालतू चार्जेस होते हैं, इसलिए कंपनियां इनको पे नहीं करती। अब बात करते हैं तीसरा कारण। जो तीसरा कारण है वो क्लेम रिजेक्शन का। दोस्तों, पॉलिसी ले ली और आप एडमिट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको क्लेम दे देगी। कई बार क्या होता है कि क्लेम रिजेक्शन हो जाते हैं। आप गए, आपको लगा भाई 5 लाख की पॉलिसी है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख रुपए में कंपनी हमारी पे कर देगी। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने उसको हमने प्रीमियम पे किया हुआ है। लेकिन आप हॉस्पिटल गए, आप एडमिट हुए, हॉस्पिटल ने क्लेम डाला किसी कारण से, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे कंपनी ने वो मना कर दिया, आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। अब गए आप बड़े हॉस्पिटल में ये सोच के कि भाई क्लेम है, सारा मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी है। लेकिन किसी कारण से कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो चार्जेस तो आपके लग रहे हैं हाई वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में, मतलब होटलों में, तो मतलब होटल में कहूँगा इनको, तो वहाँ चार्जेस लगते हैं आपके पर डे के हिसाब से। हो सकता है लाख रुपए लग रहे हो, पर डे के हिसाब से हो सकता है 40,000 लग रहे हो, 50,000 लग रहे हो, तो वो तो उनको बनता रहेगा। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है या आप पैसा दे रहे हैं, उनको तो पैसा चाहिए। तो अगर किसी वजह से क्लेम रिजेक्शन हो जाता है तो वहाँ फंस जाएंगे, फिर बड़ी दिक्कत वहाँ पर आपको आने वाली है, तो पूरा का पूरा पैसा आपको जेब से पे करना पड़ेगा। तो ऐसे 3 ही कारण है मेरे कि भाई अगर आपकी सैलरी कम है, आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम लिमिटेड है, आपके अदर सोर्सेज नहीं है, तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज लेनी है तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या करें? अगर हम पॉलिसी लेना भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कवर रहें, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़, अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ कंपनी से ना छुपाएं जो आपने कोई ट्रीटमेंट पहले कराया हो, कोई आपकी बीमारी हो और आप उसका ऑलरेडी इलाज चल रहा हो आपका, तो कोई भी हो, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कोई भी चीज़ हो, आपने कोई ट्रीटमेंट 10 साल पहले भी लिया है, आपने लिया है, वाइफ ने लिया है, बच्चों ने लिया है, या पॉलिसी लेने से पहले आपने कुछ भी ट्रीटमेंट लिया है, कुछ भी चीज़ आपको कंपनी से नहीं छुपानी है।
जब आप प्रपोजल फॉर्म में वो चीज़ भरोगे, कंपनी एक्सेप्ट करेगी तो आपको सब कुछ देगी, सब सारे क्लेम देगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन चीज़ें छुपा के रखोगे तो कंपनी वहाँ पर दिक्कत करेगी और हो सकता है कंपनी आपका क्लेम वहाँ पर रिजेक्ट कर दे। जो दूसरा चीज़ है वो आप कर सकते हैं, वो है एजेंट से बात करना। ज़रूरी नहीं है आप हर क्लेम में आप सीधा जाएँ हॉस्पिटल और एडमिट हो जाएँ, आप एटलीस्ट अपने एजेंट से बात करें। ऑफलाइन पॉलिसी लेने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एजेंट मिल जाता है, ऑनलाइन पॉलिसी में आपको एजेंट नहीं मिलेगा। ऑनलाइन पॉलिसी में हो सकता है कि 5% 10% की छूट आपको मिल जाए प्रीमियम में, लेकिन वहाँ एजेंट नहीं मिलेगा। एजेंट की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आपको क्लेम दे, क्लेम दिलाए। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी सहायता वो कर सकता है। कंपनी को क्लेम देना है, हॉस्पिटल को आपको इलाज करना है। एजेंट डॉक्टर नहीं है, लेकिन एजेंट आपकी बहुत सारी समस्याएं आपकी हल कर सकता है। जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं तो एजेंट से बात करें कि भाई फलाना बीमारी है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कई बार एजेंट आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता देता है कि आपका काफ़ी काम हो जाता है और आपको परेशानी नहीं आती। आप जब भी एजेंट से बात करते हैं तो एजेंट आपसे ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि पुरानी बीमारी नहीं छिपानी, ये सारी चीज़ें आपसे पहले डिस्कस कर लेता है ताकि क्लेम लेने के टाइम पर आपको समस्या ना आए। तीसरी जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है कि कुछ पैसा हमेशा बचा के अपने पास रखना है। अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, आप पॉलिसी नहीं भी ले रहे हैं तो भी आपको सेविंग करके रखनी चाहिए, लेकिन 25 से 30,000 50,000 1 लाख रुपए आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए कि कोई इमरजेंसी अगर आ जाए तो वहाँ पर फिर हम उसका ट्रीटमेंट करा सकें, या इस चीज़ में मतलब इस तरह की कोई इमरजेंसी में उस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकें। चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि भाई अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं और आपको कोई प्लान ट्रीटमेंट कराना, प्लान ट्रीटमेंट जैसे मान लीजिए आपको पथरी का इलाज कराना, पथरी आपको हो रखी है, आपको ट्रीटमेंट लेना पथरी का, या लेजर ट्रीटमेंट कराना है, तो फिर आप पहले क्लेम डाल दीजिए। आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप पहले क्लेम डाल दीजिए। क्लेम डाल के आप मान लीजिए आज क्लेम डालते हैं तो 2 दिन में आपका अप्रूवल आ जाता है, उसके अंदर 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए। जब कंपनी अप्रूव कर दे उसके बाद आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लान ट्रीटमेंट होते हैं जिनके लिए पहले एडमिट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि मुझे इस ट्रीटमेंट का जो है सर्जरी करानी है, तो उसके लिए आपको पता है कि मुझे इस डेट को एडमिट होना है, या डॉक्टर ने बोला कि आप 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एडमिट हो सकते हैं, तो पहले पॉलिसी दे दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए और अपना अप्रूवल ले लीजिए। उसके बाद आप जाइए, ताकि आप रिजेक्शन या फिर और जो चीज़ें हैं जो आपको एडमिट होने के बाद जो पैनिक आपको होने वाला है उससे कम से कम आप बच जाएंगे। पांचवा आप क्या कर सकते हैं, अपने एरिया में जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, उन एरियो में एटलीस्ट 1 आध 2 MBBS डॉक्टर देख के रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बुखार हुआ, आपको कुछ भी हुआ और आप सीधा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, ये पॉलिसी, ये जो बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी इनकम बहुत लिमिटेड है, जिनके लिए कम पैसा भी बहुत मायने रखता है उनके लिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं जाएँ जो मर्जी करें, लेकिन आपके पास अगर लिमिटेड है तो फिर आपको एक डॉक्टर तो अपने पास रखना है या आसपास देख के रखना है कि भाई मुझे छोटी छोटी बीमारियों के लिए इसके पास जाना है। आप जब MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, MD डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है उनकी फ़ीस 500, 1000, 1500 रुपये तक उनकी फ़ीस हो, जो अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, या हो सकता है कोई BMS डॉक्टर हो जिसकी फ़ीस 200-250 रुपये हो। तो जब भी आप जाते हैं तो एटलीस्ट वो आपको गाइड कर सकते हैं, शुरू में आपका इलाज भी कर सकते हैं, आपको गाइड भी कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। बहुत सारे केसों में ज़रूरत नहीं होती, मैंने भी देखे, बहुत सारे केसों में ज़रूरत नहीं होती, लोग एडमिट हो जाते हैं, क्लेम भी मिल जाता है, कई बार क्लेम रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि हर क्लेम में आपको एडमिट होना है। आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से इलाज कराएं, 2-4 दिन जितना डॉक्टर चाहे। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 दिन हो सकता है, डॉक्टर ही बोला आपको एडमिट ही होना है तो आप एडमिट हो जाओ, लेकिन एटलीस्ट OPD में जाओ, पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्लिनिक में जाओ, उसके बाद करो, अपना इलाज कराना शुरू करो। अगर वो बोलता है कि एडमिट होना तो फिर आप एडमिट हो जाओ। अब जो आखिरी जो चीज़ है कि आपको 6ठे नंबर पे ऐसा क्या करना है कि भाई आपको क्लेम में दिक्कत ना आए, तो एटलीस्ट अपने, जैसे आप MBBS डॉक्टर को ढूंढ के रखोगे ना, वैसे आपको अपने एरिया में, क्योंकि जब भी आप पॉलिसी लेते हो आपको लिस्ट आती है कि आपके कौन कौन से हॉस्पिटल वहाँ पर कैशलेस है। तो सबसे पहले तो कैशलेस हॉस्पिटल आपको देखने हैं। कोई रिइंबर्समेंट वाले हॉस्पिटल में मान लीजिए कैशलेस नहीं हुई क्या पॉलिसी, आपने रिलायंस की पॉलिसी ले रखी है, फलाना किसी हॉस्पिटल चले गए, वहाँ वो कैशलेस नहीं हुई, तो आपका इलाज हो गया, 1-1.5 लाख रुपए आपके लग गए, रिइंबर्समेंट के लिए आपको डालना पड़ेगा, और रिइंबर्समेंट कंपनी पास करेगी नहीं करेगी वो उस समय पर पता लगेगा। लेकिन वैसे तो पास कर देती हैं कंपनियां, अगर जेन्युइन क्लेम होते पास हो जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि कैशलेस की तरफ जाएँ, कैशलेस आपको मिलेगा वहाँ जाएँ, पहले लिस्ट बना लें और वो लिस्ट अपने फैमिली में भी शेयर कर लें। आपको कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है,
ये लिस्ट बना के 15 से 20 हॉस्पिटल अपने बच्चों को भी बता दें, अपने फैमिली में जो मान लीजिए आपके वाइफ है या आपके हस्बैंड है या फिर मदर फादर हैं, उनको भी बताएं कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है, चाहे वो आपके ऊपर आए चाहे आपकी फैमिली को, अगर किसी फैमिली में मेम्बर पे आएगी तो आप तो ऑलरेडी हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप कहीं बाहर हैं तो मान लीजिए तब कोई फैमिली मेम्बर एडमिट होता है तो आपकी फैमिली को और मेम्बर्स उनको एडमिट करा सकते हैं। तो एटलीस्ट एक लिस्ट बना के रखें कि भाई मुझे इस हॉस्पिटल में जाना है, इतने 10 हॉस्पिटल हैं, 5 हॉस्पिटल हैं जिनमें मेरा ये पॉलिसी कैशलेस है, और अगर कोई इमरजेंसी आएगी, बहुत इमरजेंसी नहीं है तो आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाके बात कर सकते हैं। किसी जो MBBS डॉक्टर आप ढूंढ के रखेंगे अपने पास, जो आपके आसपास कहीं इसका क्लिनिक होगा, वहाँ जाइए, वहाँ उनका इलाज कराइए। लेकिन अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आपको एडमिट होना है, तो पहले से ही कुछ बड़े हॉस्पिटल, कुछ मीडियम हॉस्पिटल, ऐसा नहीं कि मीडियम हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे नहीं होते, जो डॉक्टर MBBS और MD डॉक्टर होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो बड़े हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे हैं या छोटे हॉस्पिटल में, वो अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल देख के रखें कि इमरजेंसी में आपको बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वहाँ ले जा सकें, आपको नॉर्मल कंडीशन में जो छोटे हॉस्पिटल है, नॉर्मल जो हॉस्पिटल है वहाँ ले, क्योंकि आपको जो खर्चा होगा उसमें बचेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर मान लीजिए आप दिन का लाख रुपए देते हैं मैक्स में जाके, फोर्टिस में जाके, अपोलो में जाके, मेदांता में जाके, लेकिन वहीं आप दूसरे हॉस्पिटल जैसे मान लीजिए दिल्ली में आपका परमानेंट हॉस्पिटल है, यहाँ आप 25,000 रुपये पर डे का दे रहे हैं, तो आप 4 गुना कम पैसा दे रहे हैं, ट्रीटमेंट आपका अच्छा हो रहा है। परमानेंट की मैं बात कर रहा हूँ, परमानेंट ये एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल दिल्ली NCR के अंदर हैं जो सस्ते भी हैं और जिनमें इलाज भी बहुत अच्छा होता है। बहुत इमरजेंसी है आपको, या कहीं किसी ने आपको रेफ़र किया है तो आप कहीं जा रहे हैं, मैक्स में जा रहे हैं, फोर्टिस में जा रहे हैं या किसी बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक बात अलग है, लेकिन आपको चाहें तो आप इलाज वहाँ पर करा सकते हैं। आप छोटे हॉस्पिटल में भी, छोटे वो परमानेंट जैसे मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसा नहीं है कुछ में जाना, मैं एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो डॉक्टर की लिस्ट बना कर रखें, हॉस्पिटल की लिस्ट बना कर रखें, पैसा बचा कर रखें, तभी आप उस इंश्योरेंस पॉलिसी का सुख ले पाएंगे। अदरवाइज़ आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और दिक्कतें जब आएंगी तो बीमारी से ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कतें आपको उस पॉलिसी में आने वाली हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो इस चीज़ को लेकर कि ये पॉलिसी गरीबों के लिए है या नहीं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कोई सुझाव है, कोई कंप्लेंट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में उसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।